अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज ओपन जर्नल सिस्टम ओजेएस के सिलसिले की हमारी छठी वीडियो है। इसमें हम ये सीखेंगे कि अगर कोई एडिटर जिसको आर्टिकल डिक्लाइन करना हो तो वो आर्टिकल ओपन जर्नल सिस्टम पे रहते हुए इसी आर्टिकल को कैसे डिक्लाइन करता है। लेकिन उससे पहले हम ये भी समझ लें एक आथर के लिए, एक रिसर्च स्कॉलर के लिए जो है वो उन तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उन तमाम तर रीज़न से बचना चाहिए जिन रीज़न की वजह से कोई एडिटर मजबूर होके उसके आर्टिकल को रिजेक्ट करता है। चाहे वो ओपन जनरल सिस्टम पे रिजेक्ट करना हो या स्कॉलर वन हो या कोई और सिस्टम हो या कोई भी वेबसाइट हो या मैनुअल उसको रिजेक्ट करना हो, तो भी वो रीजंस जानना बहुत लाजमी है। तो कुछ ऐसे रीजंस हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। जो सबसे पहला रीज़न है और बिल्कुल एक कॉमन रीज़न है वो ये है कि आउट ऑफ द स्कोप कोई भी रिसर्च स्कॉलर जब किसी जर्नल में आर्टिकल सबमिट करता है तो वो आर्टिकल सबमिशन से पहले उसे चाहिए कि वो उस जर्नल का जो स्कोप है उसको चेक करे, वेबसाइट पे जाकर उसका स्कोप चेक करे। आया मैं जो सबमिशन कर रहा हूँ वो उस जर्नल के स्कोप में आता है कि नहीं आता है। सेकंड जो रीजन मुझे समझ में आता है, वो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, वो ये है कि आथर्स क्या करते हैं, अपने एमफिल के थीसिस से एक चैप्टर निकाला और एमएस वर्ड के एक अलग सा न्यू डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें पेस्ट करके और जर्नल की वेबसाइट पे आके सबमिट कर दिया। या अपने पीएचडी से कोई चैप्टर निकाला और सबमिशन कर दी। आपसे एडिटर चाहता है कि आप प्रॉपर तरीके से सबमिशन करें। आपका आर्टिकल इस टेम्पलेट में होना चाहिए जो टेम्पलेट वेबसाइट पे बताया हुआ है, और आपके ये फॉन्ट होने चाहिए, आपका रेफरेंसिंग स्टाइल ये होना चाहिए। वो तमाम गाइडलाइन जो उस जर्नल की वेबसाइट पे दी हुई हैं, अगर कोई स्कॉलर, कोई आथर उनको फुलफिल किए बगैर, उनको मुकम्मल किए बगैर क्विक सबमिशन करता है, जल्दी में सबमिट कर देता है, तो जाहिर बात है कि वो आर्टिकल डिक्लाइन हो जाएगा। जो सेकंड बड़ा रीजन है वो ये है कि हम उस जर्नल की गाइडलाइन को नहीं समझते। गाइडलाइन को भी समझना चाहिए और साथ साथ में उस जर्नल की जो पॉलिसीज हैं, जो उसने पॉलिसीज उस वेबसाइट पे बताई हैं, वो उनको भी मीट करना चाहिए। उनकी स्टडी के बाद एक आथर को चाहिए कि फिर जो है वो सबमिशन करें। तीसरा मेन जो सबब है, थर्ड जो सबब है वो ये है कि लेकिंग ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट। एडिटर ये देखता है कि आपने अपने आर्टिकल में जिद्दत नहीं लाई। वो जिद्दत, वो चीजें जो दूसरे आथर्स कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। मसलन एक आर्टिकल का जो एलिमेंट है हर आथर को करना होता है, मसलन कि एब्स्ट्रैक्ट लिखना। अब उस आर्टिकल में एब्स्ट्रैक्ट जो है वो उसकी वो मिस है, वो है ही नहीं, तो एडिटर आपके आर्टिकल को डिक्लाइन कर देगा। या ये भी हो सकता है कि आर्टिकल जो एडिटर है वो ये समझता है कि आपका आर्टिकल जो नए, जो जदीद पैमाने हैं उनके मुताबिक नहीं है। मसलन कि आपने जो रेफरेंसिंग है वो मैनुअल की हुई है, जबकि अब जदीद दौर में लोग रेफरेंसिंग के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर और मुख्तलिफ टूल्स यूज कर रहे हैं। या एडिटर ये समझता है कि आपने जदीद दौर का जो मेथड है, या जदीद दो आपका जो मेथड है वो भी जदीद नहीं है, या वो ये समझता है कि आपने जिस टॉपिक पे काम किया है वो एक्सपायर डेटेड है। तो इस वजह से ये जो लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट में ये वाले जो रीजंस हैं वो आ जाते हैं, ये वजूहात आ जाती हैं जिनकी वजह से कोई आर्टिकल रिजेक्ट होता है। जो चौथा बड़ा सबब है वो लेक ऑफ ओरिजिनलिटी है, यानी कि आपने एक जर्नल में आर्टिकल सबमिट किया और वो आर्टिकल जो है वो ओरिजिनल नहीं है। उसके अंदर जो मेथड यूज किया गया है या जो फाइंडिंग का जो उसमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो कॉन्सेप्ट नया नहीं है। बहुत सारे और रिसर्चर
बहुत सारे मौकिकीन वो कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। वो जो मेथड यूज किया गया है यहाँ, उसके अंदर जो फाइंडिंग्स दी गई हैं, वो फाइंडिंग्स दूसरे आर्टिकल्स में भी मौजूद हैं। यही वजह है कि पेपर रिजेक्ट हो जाता है। पांचवा जो सबब है वो लेक ऑफ कंक्लूजन है, यानी कि ये सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आप पेपर लिखें, एब्स्ट्रैक्ट लिखें, रिसर्च क्वेश्चन लिखें, प्रॉब्लम लिखें, उसका सलूशन और उसका हल बताएं, उस क्वेश्चन का जवाब दें और अपनी रिसर्च फाइंडिंग दें, बल्कि आप जो है वो आखिर में कंक्लूजन भी दें। अगर कंक्लूजन मिस होगा तो आपका जो रिसर्च पेपर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि पेपर के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट जो है वो रिसर्च पेपर का एलिमेंट है, ऐसे कंक्लूजन भी रिसर्च पेपर का एक मेन एलिमेंट है। अगर वो मिस होगा, अगर वो आथर नहीं लिखेगा, तो एडिटर जो है वो ऐसे रिसर्च पेपर को रिजेक्ट कर देगा। छठा जो मेन सबब है कि जिसकी वजह से कोई रिसर्च आर्टिकल रिजेक्ट होता है, वो होता है फ्लॉज इन द डिजाइन एंड मेथड्स। यानी कि आपने आर्टिकल सबमिट किया तो ये मत समझें कि ब्लाइंडली एडिटर उसको रिव्यू के लिए प्रोसेस कर देगा, कभी भी नहीं। एडिटर डेस्क या एडिटर की जो टीम है उस पर बिल्कुल ओपन आइज के साथ उसका तजिया करती हैं कि आया आपने जो रिसर्च क्वेश्चन यहाँ पे रेज किया है उसका आपने प्रॉपर उसको आपने रिसर्च के जरिए से उसका आपने हल तलाश किया है या नहीं किया है, या आपने जो रिसर्च के जिसकी वजह से आप यहाँ पे ये रिसर्च कर रहे हैं, क्या उसका आपने प्रॉपर मेथड और डिजाइन इख्तियार किया है या नहीं किया है। अगर तो माइनर मसला है, माइनर फ्लॉज हैं, तो आपके साथ एडिटर डिस्कशन ऐड करेगा, आपसे वो माइनर चीज़ें जो हैं वो रिवीजन में हल करवाएगा। लेकिन अगर मेजर हैं तो एडिटर उसको डिक्लाइन करेगा, और एडिटर के पास डिक्लाइन के अलावा, रिजेक्शन के अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो लिहाजा जितने भी फ्लॉज हों रिसर्च क्वेश्चन के बाद, आप जो डिज़ाइन, जिस तरह से रिसर्च डिज़ाइन कर रहे हैं, जो मेथड इख्तियार कर रहे हैं कि आप उसका जवाब दे रहे हैं, उससे एडिटर का सर्टिफिकेशन लाजमी है। या जो रिसर्च गैप आप मुकम्मल कर रहे हैं, उससे अगर एडिटर सेटिस्फाइड होगा तो वो आर्टिकल आगे फॉरवर्ड करेगा, वरना अगर वो समझता है कि इसके अंदर मेजर रिवीजन है तो वो फिर डिक्लाइन कर देगा। सातवीं जो बड़ी वजह है वो रिसर्च क्वेश्चन का वाजे ना होना, क्लियर ना होना। या जो रिसर्च गैप आप बता रहे हैं कि जिसकी वजह से आप रिसर्च कर रहे हैं, तो वो जो आपने रिसर्च गैप बताया है अपनी वर्डिंग में, अपने अल्फाज में, वो वाजे नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो आपके लिए बिल्कुल वाजे होगा। आपने जो कुछ भी लिखा है, क्योंकि आपने जहन से लिखा है, स्टडीज से लिखा है, आपने समझ के लिखा है, आपके लिए वो क्लियर होगा। लेकिन एडिटर उसको देखता है एक रीडर की नजर से, कि अगर वो एडिटर को समझ में नहीं आ रहा है तो वो रीडर को कैसे, यानी एडिटर की एडिटर का एक लेवल होता है, एक मकाम पे वो खड़ा होता है जहाँ वो हजारों पेपर्स को स्टडी कर रहा होता है, उनके रिव्यू ले रहा होता है, उनके अंदर जो कमियां कोताहियां होती हैं उनको हाईलाइट कर रहा होता है। तो जब एक एडिटर को आपका जो क्वेश्चन है वो परेशान कर रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, तो एक आम बंदे को, एक रीडर को, एक जो आपका आर्टिकल किसी वेबसाइट पे पढ़ेगा, तो उसको कितनी परेशानी होगी। तो ये कभी कभार ये जो सबब है वो आर्टिकल की डिक्लाइन का भी सबब बन जाता है। अगर तो यहाँ भी मैं ये कहूंगा, अगर तो माइनर है तो वो तो आपको फौरन से रिवीजन का कहेगा। अगर तो मेजर है कि वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल कम्प्लेक्स टाइप का आपने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आर्ट जो एडिटर है वो फौरन से आपके आर्टिकल को डिक्लाइन कर देगा। आठवां जो मेन सबब है कि जिसकी वजह से कोई रिसर्च आर्टिकल रिजेक्ट होता है, वो है कि पब्लिकेशन के अंदर रिपीटेशन। कुछ स्कॉलर्स या रिसर्चर क्या करते हैं, अपनी एक ही रिसर्च को बार बार रिपीट के साथ उसको पब्लिश करवाते हैं। सेम रिसर्च होती है, सेम टाइटल होता है, सेम फाइंडिंग्स होती हैं, उसको रिफ्रेश करके कभी नीचे बॉडी में कुछ चेंज कर दिया आर्टिकल की, कभी टाइटल में कुछ चेंज कर दिया। सेम फाइंडिंग्स को रिफ्रेश करते हुए मुख्तलिफ जो है वो अंदाज में, मुख्तलिफ तन्वो के अंदर मुख्तलिफ मेथड दे के उसको मुख्तलिफ तरीके से रिफ्रेश करके
उसको बार बार रिपीटेशन करते हैं। तो जब डीपली एक एडिटर चेक करता है कि आपने आर्टिकल के अंदर बहुत ज्यादा आपकी जो पब्लिकेशन है वो एक जैसी है, एक ही तरीके से, एक ही टाइटल पे, एक ही उन्वान पे, एक ही जैसे उन्वान पे, एक ही जैसी फाइंडिंग्स पे आपने काम किया हुआ है, तो ये नहीं कि उससे ये फील होता है कि आप रिपीटेशन कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी जो पीएचडी करते हैं तो उस पीएचडी से बार बार पेपर निकालते हैं, एमफिल से बार बार पेपर निकालते हैं, उसी से मिलता जुलता उन्वान, कोई नई चीज नहीं है, बार बार जो है वो पब्लिकेशन के अंदर रिपीटेशन कर रहे होते हैं। तो ये जो रिपीटेशन होती है ये एडिटर को शक में मुब्तला भी कर सकती है, और यकीन भी हो सकता है कि आप रिपीटेशन कर रहे हैं, या वो ये समझता है आपके बारे में कि आप कोई नई चीज नहीं ला रहे हैं। ये एक मेन वजह होती है कि जिसकी वजह से कोई आर्टिकल रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि जो जर्नल का स्कोप होता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा मखसूस और ख़ास हो जाता है। मसलन किसी जर्नल, इसी वजह से जर्नल की जो ऑडियंस होती है, जर्नल के जो विजिटर्स होते हैं, जर्नल की जो ट्रैफिक होती है, वो भी मखसूस किस्म की होती है। तो मसलन एक मेडिकल का जर्नल है, लेकिन मेडिकल में भी वो सर्जरी को फोकस करते हैं। तो अगर आपका आर्टिकल उस हवाले से नहीं है तो वो उस आर्टिकल को रिजेक्ट कर देंगे, भले वो मेडिकल की फील्ड का हो। एक जर्नल है इस्लामिक स्टडीज का, लेकिन वो सिर्फ सीरतुन नबी पे आर्टिकल शाया करता है। अगर आपका आर्टिकल इस्लामिक स्टडी के बारे में तो है, लेकिन आपने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वो एडिटर और वो जर्नल अपने मखसूस ऑडियंस की वजह से, अपनी मखसूस ट्रैफिक की वजह से आपका आर्टिकल जो है वो रिजेक्ट कर सकता है। किसी जर्नल में कोई आर्टिकल रिजेक्ट होने की वजह ये होती है कि उस आर्टिकल में उसकी जो उस आर्टिकल की जो अहमियत है वो ग्लोबली तस्लीम शुदा नहीं होती, यानी इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का हामिल नहीं होता। क्योंकि एक जर्नल की वेबसाइट पे दुनिया भर की ट्रैफिक आती है, यानी ट्रैफिक से मुराद दुनिया भर के लोग आते हैं, विजिटर आते हैं, उसको विजिट करते हैं। अगर आपने अपनी रिसर्च को बिल्कुल लिमिट किया हुआ है और उसको सिर्फ मखसूस इलाके के लोग पढ़ते हैं, मखसूस इलाके मखसूस कौम के लोग पढ़ते हैं, सिर्फ उनकी इंटरेस्ट की ये तहकीक है कि वही पढ़ेंगे, वही उसको तलाश करेंगे, तो ये एक इम्कान है, ये मेन सबब नहीं है। ये एक इम्कान है कि मे बी, क्योंकि ये आपकी जो रिसर्च है वो ग्लोबली रिप्रेजेंट आप रिसर्च को नहीं कर रहे हैं, आप मखसूस कौम को, मखसूस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसी एरिया के लोग ही उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, लिहाजा ये एक सबब बन सकता है, लेकिन ये हतमी सबब नहीं है आर्टिकल के रिजेक्ट होने का। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि जो जर्नल होते हैं वो मखसूस इशू शाया कर रहे होते हैं, मखसूस उन्वान पर, मखसूस टॉपिक के ऊपर शाया कर रहे होते हैं, और उसमें वो आपको लिखते हैं कि हम इस इशू में मखसूस एरिया से पेपर एक्सेप्ट कर रहे हैं। मसलन एक जर्नल ये इशू पब्लिश कर रहा है कि सीरतुन नबी के हवाले से आर्टिकल जो है पब्लिश करेगा। अब अगर आपने उसमें कोई और आर्टिकल भेज दिया तो यकीनन आर्टिकल रिजेक्ट हो जाएगा। या कोई एक मखसूस एरिया जो है वो उस जर्नल ने बताया हुआ है, गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि हम इस मखसूस एरिया में ही आर्टिकल पब्लिश करेंगे इस इशू के अंदर। अगर आप उस इशू में ऐसी सबमिशन कर लेते हैं जो कि आर्टिकल के साथ, जो कि उनके बताई हुई एरिया के साथ रिलीवेंसी नहीं रखती, तो आर्टिकल के डिक्लाइन होने के चांसेस हतमी होते हैं। अच्छा, एक अहम सबब जो है वो इथिकल कन्फ्लिक्ट भी है, यानी कि एडिटर ये फील करता है कि आथर ने जो आर्टिकल सबमिट किया है इससे लोगों के इथिकल वैल्यूज खराब होंगे, इससे इसका मिस यूज होगा, इस रिसर्च का लोग जो है वो उनके बिहेवियर में खराबी आएगी, वो एक ऐसे चीजें अडॉप्ट करेंगे कि जिसकी वजह से सोसाइटी को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। यानी इथिकल वैल्यूज का कन्फ्लिक्शन आ सकता है, इथिकल वैल्यूज में खराबी आ सकती है, या उस रिसर्च का कोई मिस यूज हो सकता है, तो इस वजह से भी उमूमन जो है वो आर्टिकल रिजेक्ट हो जाते हैं। 13वां जो सबब है जिसकी वजह से कोई आर्टिकल रिजेक्ट होता है वो है अनक्लियर मैसेज। रीडर ने पढ़ लिया, एडिटर ने पढ़ लिया, रिव्यूअर ने पढ़ लिया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऑथर, ये रिसर्चर ये कहना क्या चाहता है।
तो जब उसके अंदर क्लियरिटी नहीं होगी मैसेज के अंदर, तो फिर आर्टिकल को डिक्लाइन किया जाएगा। 14th जो रीजन है कि जिसकी वजह से कोई आर्टिकल रिजेक्ट होता है, वो होता है कन्फ्लिक्शंस ऑफ द रिजल्ट्स। यानी कि जब इनिशियल स्टेज पे आथर ने इब्तदाई मरहले में अपनी तहकीक पेश की थी तो उसकी फाइंडिंग्स कुछ और थी, और उसी पेपर के एंड पे जब वो फाइंडिंग्स पेश कर रहा है तो उसकी इनिशियल फाइंडिंग्स से बिल्कुल वो जो रिजल्ट हैं वो कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो अब जाहिर बात है कि ये चीज रीडर को परेशान करेगी कि हतमी रिजल्ट्स कौन से हैं। इनिशियल उसने कुछ और रिजल्ट पेश कर दिए हैं, एंड पे कुछ और पेश कर दिए हैं। तो जाहिर बात है ये एक ऐसी रिसर्च है जिसका फायदा न तो उस खुद बंदे को है जिसने वो रिसर्च की है, और न रीडर को है, न एडिटर को है, न रिव्यूअर को है। तो लिहाजा जाहिर बात है कि ऐसा आर्टिकल रिजेक्ट ही होगा। एक अहम वजह कि जिसकी वजह से आर्टिकल रिजेक्ट होते हैं वो है आर्टिकल के अंदर जो मतन लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पर या उसके अंदर प्रूफ रीडिंग की बेशुमार गलतियां हैं, या उसके अंदर फॉर्मेटिंग की गलतियां हैं। ठीक है, उसने इंडेंट नहीं डाला, उसका जो साइटेशन का जो टेक्स्ट है वो भी सेम है, जो उसका रेगुलर टेक्स्ट है वो भी सेम है। फॉन्ट भी जनरल के मुताबिक नहीं रखे हुए हैं, फॉन्ट का साइज भी अजीब रखा हुआ है। जो फार्मेटिंग है उसके अंदर जस्टिफिकेशन नहीं दी हुई है, कोई टेक्स्ट कहाँ जा रहा है, कोई टेक्स्ट कहाँ जा रहा है। इस किस्म के जो फार्मेटिंग जो मसाइल होते हैं, एडिटिंग के जो मसाइल होते हैं, वो एडिटर के सर का दर्द होते हैं। एडिटर को क्या पड़ी है कि वो आपके फॉन्ट को साइज को ठीक करता रहे, आपके रेगुलर टेक्स्ट को अलग करे, आपके रेफरेंसेस को अलग करे, उनके दरमियान में फर्क करे कि ये आपका अपना टेक्स्ट है, ये आपका तज्जिया है, और ये जो है वो आपने कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है किसी सोर्स से, किसी डेटाबेस से, किसी बुक से, या किसी रिसर्च आर्टिकल से। तो पता ही नहीं चलता है, एडिटिंग ऐसे अजीब की हुई होती है, अजीब उसकी डिजाइन होती है कि एडिटर लामवाला मजबूर होके उस आर्टिकल को रिजेक्ट कर देता है, भले वो कितनी ही बेहतरीन तहकीक क्यों न की हुई हो। फॉर्मल जो रिक्वायरमेंट होती हैं, जो 16वां सबब है कि जिसकी वजह से कोई आर्टिकल रिजेक्ट होता है, ये जो फॉर्मल रिक्वायरमेंट होती हैं वो आथर ने इग्नोर की हुई है। मसलन सबमिशन के लिए लाजमी है कि आप क्या करें, आप एक टेम्पलेट में आर्टिकल सबमिट करें। टेम्पलेट के बाद आपने अपना बायोडेटा का पेज, दूसरा जो आपने फाइल सबमिट करनी है वो बायोडेटा की फाइल सबमिट करनी है। तीसरी फाइल जो आपने सबमिट करनी है वो टर्निटिन की रिपोर्ट सबमिट करनी है। चौथी जो आपने सबमिट करनी है वो आथर एग्रीमेंट करना है। पांचवी छठी जो जो चीजें हैं, उसके अंदर जो आपने ग्राफ बनाए हुए हैं उन ग्राफ्स को भी आपने फाइल की सूरत में अलग से सबमिट करना है। अगर रेफरेंसिंग दी हुई है तो आपको रेफरेंसिंग को भी अलग से जो है वो सबमिट करना है। तो अब आप एडिटर ने देखा पोर्टल पे जाकर आपने सिर्फ दो चीजें सबमिट कर दी हैं, बाकी चीजें मिसिंग है, तो एडिटर आपके आर्टिकल को खोल के भी नहीं देखेगा, भले आपने कितनी अच्छी रिसर्च क्यों नहीं की हुई हो, वो फौरन से उसको रिजेक्ट कर देगा। ये एक ऐसा सबब है जो आमतौर पर किसी रिसर्च आर्टिकल के रिजेक्शन का सबब बन जाता है। लैंग्वेज स्टाइल की वजह से भी आर्टिकल रिजेक्ट होते हैं। मसलन अगर आपकी वो लैंग्वेज नेटिव नहीं है तो आप जदीद टूल्स यूज करें, किसी एक्सपर्ट को दिखाएं। अगर आपकी लैंग्वेज उर्दू है, मकामी ज़बान आप बोलते हैं सिंधी, उर्दू, पंजाबी, और आपने आर्टिकल इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जाहिर बात है कि आपकी इंग्लिश उस लेवल की नहीं होगी। तो एक तो आर्टिकल को लिखने से पहले किसी एक्सपर्ट को चेक करवाएं, और साथ में जदीद टूल यूज करें कि जिनकी वजह से आपकी जो पेपर की जो लैंग्वेज है वो बेहतर बन जाए। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो लैंग्वेज स्टाइल का वीकनेस जो होती है, इसमें जो फ्लाज होते हैं, अगर उर्दू में आपने आर्टिकल लिखा हुआ है लेकिन उर्दू आपने एक ऐसी लिखी हुई है, अजीब व गरीब उर्दू लिखी हुई है, तो फिर और वो समझ में भी नहीं आ रही है एक रीडर को, तो ये जो लैंग्वेज स्टाइल के अंदर जो फ्लाज होते हैं ये भी किसी आर्टिकल को रिजेक्ट करवाते हैं। ये भी एक मेन रीजन है। 18वां जो मेन सबब है वो रिव्यूअर को रिस्पांस न देना या एडिटर को रिस्पांस न देना। कभी कभार ये होता है कि आपका आर्टिकल तो एक्सेप्ट हो जाता है,
और एडिटर उसको रिव्यूअर को भी फॉरवर्ड कर देता है। लेकिन जब रिव्यूअर ने आपके आर्टिकल की रिवीजन के लिए कुछ चीजें बताई हैं कि आपको टाइमली रिस्पांस करके वो ठीक करके देनी है, अब एडिटर आपका इंतजार कर रहा है, आप उसको टाइमली रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, और उसको जाहिर बात है कि उसको इशू टाइमली जो है वो मुकम्मल करना होता है, तो टाइमली रिव्यूअर को रिस्पांस न करना या एडिटर को रिस्पांस न करना किसी आर्टिकल की रिजेक्शन का सबब बन जाता है। तो इसके लिए लाजमी है कि आप अपनी ईमेल को देखते रहें बार बार, और पोर्टल पे हर 2-3 दिन के बाद आप चेक करते रहें। डेली चेक कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आप कोशिश करें कि आप 2-3 दिन के बाद पोर्टल पे चेक कर लिया करें कि कहीं एडिटर ने कोई डिस्कशन तो ऐड नहीं की हुई है। 19वां जो मेन सबब है कि जिसकी वजह से कोई रिसर्च आर्टिकल रिजेक्ट होता है, वो ये है कि आथर अपने पेपर में, जो मुहक्किक है, मुसन्निफ जो है, वो अपने पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन रेज कर लेता है, और जब उस पे वो डिस्कस करता है, तज्जिया करता है, तो वो उन तमाम तर जो सवाल उसने उठाए थे उनके वो क्लियर जवाब दे नहीं पा रहा है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले, जो क़ारीन हैं, वो समझ नहीं सकेंगे और वो परेशानी का शिकार हो जाएंगे। तो जाहिर बात है कि एडिटर देखता है कि एक ही जो है वो रिसर्च आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिख दी गई हैं, और लेकिन उनका जवाब नहीं दिया गया है, बहुत सारे प्रॉब्लम बताए गए हैं लेकिन उनका जवाब जो है वो अनक्लियर है। तो बहुत सारे क्वेश्चन एक ही रिसर्च पेपर में रेज कर देना और फिर उनका हक अदा न करना, ये भी किसी पेपर के डिक्लाइन का या रिजेक्शन का सबब बनता है। इसी तरीके से जो 20वां मेन सबब है कि जिसकी वजह से रिसर्च आर्टिकल रिजेक्ट होते हैं, वो ये है कि आथर ने, मुहक्किक ने क्वेश्चन तो रेज कर लिया, वहां पर रिसर्च क्वेश्चन तो उसने बता दिया है, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि बंदा किसी से वादा करे और किसी चीज का, और वो वक्त पे प्रोवाइड ना करे। कोई भी प्रोडक्ट देने वाला जब कोई चीज, किसी चीज के बारे में आपसे वो वादा करता है, तो वो उस पे ऊपर फर्ज होता है, लाजिम होता है कि उसको प्रोवाइड करे। अब इतना बड़ा एलिमेंट मिस हो गया, यानी आपने रिसर्च क्वेश्चन तो रेज कर लिया लेकिन उसका जवाब ही नहीं दिया, तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि ऐसा रिसर्च आर्टिकल रिजेक्ट हो जाएगा। 21वां जो सबब है कि जिसकी वजह से कोई आर्टिकल रिजेक्ट होता है, वो है अनक्लियर रिजल्ट्स। यानी कि आपने एक क्वेश्चन तो रेज कर लिया है, लेकिन आपने जो रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स उस पेपर में दी हैं, वो बजाय जवाब देने के तजावीज़ पे मुश्तमिल हैं। आप उसमें मशवरे दे रहे हैं, उसमें आप तजावीज़ दे रहे हैं, रिकमेंडेशन दे रहे हैं, कोई प्रॉपर फाइंडिंग और प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे पेपर को एडिटर जो है वो डिक्लाइन कर देगा। अच्छा, एक 22वां जो सबब है जो किसी पेपर को रिजेक्शन का सबब बनता है, वो है उस पेपर की लेंथ, पेपर का तवील होना। यानी कि उसमें जो आथर है, लिखने वाला जो है वो रिपीटेशन कर रहा होता है, और उसमें उसके अंदर उसने अननेसेसरी जो है वो डिस्कशन की हुई है, और जो रीडर को बोर कर देगी। या इसकी एक मिसाल और भी आप ले सकते हैं कि अननेसेसरी जो लेंथ है किसी पेपर के अंदर, वो ऐसे भी होती है कि रिसर्च जर्नल ने कहा है कि आपको जो एब्स्ट्रैक्ट लिखना है वो आपको लिखना है 200 या और 150 वर्ड का, आपने वो लिख दिया है 500 वर्ड का, तो ये आपने अननेसेसरी लेंथ कर दी है। या पेपर के जो टोटल वर्ड हैं वो हैं 5,000, और आपने वो 15 या 20,000 या 25,000 का जो है वो पेपर लिख दिया है, तो एडिटर उसको डिक्लाइन कर देगा। कुछ जर्नल क्या कर देते हैं कि वो कह देते हैं कि आपका जो पेपर है उसकी लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेज होनी चाहिए या 12 पेज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उसके अंदर 20 पेजेस हैं या 30 पेजेस हैं या उससे ज़्यादा हैं, जो जर्नल की पॉलिसी के मुताबिक नहीं है, तो एडिटर ऐसे पेपर को डिक्लाइन कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। 23वां जो बड़ा सबब जिसकी वजह से रिसर्च पेपर रिजेक्ट होते हैं, वो है लेक ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड
एनालिसिस। मिसाल के तौर पे आपने एक किसी की साइटेशन दी है, इंफॉर्मेशन दी है जो आपने कहीं से कोट की है। अब आपने कोट तो कर ली है, लेकिन आप उसका तज्जिया सही से नहीं कर रहे हैं, तशरीह जो होती है उसकी वो नहीं कर रहे हैं आप सही तरीके से, कि जिससे रीडर को समझ में आए। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने पेपर में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा कर लेते हैं, सोर्सेज जमा कर लेते हैं, साइटेशन जमा कर लेते हैं कि उसने ये कहा है, उसने ये लिखा है, उस शख्स की ये तहकीक है, उसके मुताबिक ये है। लेकिन वो खुद जो आथर होता है उस पेपर में नजर नहीं आता है, उसकी कोई तशरीह नजर नहीं आती, उसका कोई तज्जिया नजर नहीं आता है। तो इस किस्म के जो पेपर्स होते हैं जिसमें दूसरों की साइटेशन ज्यादा होती है और मुसन्निफ की तरफ से, मुहक्किक की तरफ से तशरीह या तज्जिया नहीं होता है, ऐसे पेपर एडिटर फौरन से रिजेक्ट कर देता है। अच्छा, एक सबब ये भी है कि कभी कभार जो है वो आथर जो है वो तनकीद का दावा करता है, यानी वो एक तनकीदी तहकीक कर रहा है या तज्जियाती तहकीक कर रहा है। तो आपकी जो क्रिटिकल आप कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो उस पेपर के अंदर नज़र नहीं आ रही है, या उसके अंदर तज्जिया नज़र नहीं आ रहा है। आप जिस किस्म की भी तारीखी अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, हिस्टोरिकल बेस्ड कर रहे हैं, या आप एनालिसिस बेस्ड कर रहे हैं, या क्रिटिकल बेस्ड कर रहे हैं, आपने जो भी एनालिटिकल स्टडी कर रहे हैं आप, तो आपने जो जिस किस्म का भी दावा किया है अपने टाइटल के अंदर, उसको भी, उसका होना भी लाजमी है। अगर वो नहीं होगी तो जाहिर बात है कि पेपर डिक्लाइन हो जाएगा। एक मेन सबब ये है कि टाइटल में जो है वो मुसन्निफ लिख देता है कि मैं यहाँ पर एनालिटिकल स्टडी करूँगा, क्रिटिकल स्टडी करूँगा, यहाँ तज्जिया करूँगा। लेकिन होता यह है कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई तनकीदी तज्जियाती चीज़ मौजूद पेपर के अंदर नहीं होती, लेकिन दावा होता है। तो दावा तो किया है, लेकिन वो चीज़ उस पेपर की बॉडी के अंदर, उस पेपर के टेक्स्ट के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसकी वजह से पेपर रिजेक्ट हो जाता है। ये तमाम वजूहात जो मुझे समझ में आई मैंने अपने तजर्बे से बता दी हैं, और इसके अलावा भी हो सकती हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत सारी तजावीज़ मिस कर दी हैं या आपको बताई नहीं है, आपके तजर्बे में, आपके इल्म में हैं, तो आप ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ और रीज़न्स जो मेन थे या मेजर थे जो छोड़ दिए हैं, जो नहीं बताए हैं यहाँ पर, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मेरे इल्म में भी इजाफा होगा। इन तमाम तर रीज़न्स के बताने का मकसद आपको आपकी हौसला शिकनी नहीं है। इन तमाम तर रीजंस के बताने का मकसद आप लोगों की हौसला शिकनी नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। क्योंकि पेपर में आपकी बहुत सारी मेहनत शामिल होती है, और सबमिशन के बाद आप काफ़ी टाइम इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार की घड़ियाँ कितनी ही सख्त होती हैं, वो हर इंतज़ार करने वाला जानता है। तो आप इतने इंतज़ार के मरहले से गुजरें और इतनी मेहनत के बाद भी आपका पेपर रिजेक्ट हो जाए, तो ये चीज़ ज़्यादा जो है वो आपके लिए नुकसानकार साबित होगी, या आपको ज़्यादा परेशान करेगी। इसलिए वो रीज़न्स जो बताए हैं आपको कि जिनकी वजह से कोई आर्टिकल रिजेक्ट होता है, उनकी एक लिस्ट बना लें और अपने पेपर को पहले इन रीज़न से गुजार लें कि ये रीज़न्स आपके पेपर में मौजूद हैं या नहीं हैं। उम्मीद है कि आप रिसर्च की दुनिया में अपना बड़ा नाम बनाएंगे, एक मशहूर मुहक्किक बन जाएंगे। हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।